हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। एपीएस कठुमर ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 10वां चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ इसमें पहुँचे थे अपन प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन की विधियों के बारे में जानकारी कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि प्रतिरोधों के कॉम्बिनेशन की कुल 2 विधियाँ होती हैं। इनमें से पहली विधि को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरी विधि को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, या फिर ऐसे कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपन सूत्र की स्थापना कर चुके थे, उसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात कर चुके थे, उससे संबंधित 1-2 अंक के क्वेश्चंस भी देखे गए थे। चलिए श्रेणी क्रम से ही संबंधित 1-2 अंक के क्वेश्चन और देखते हैं, फिर दूसरी विधि अपन देखेंगे। जैसे दस ओम, 20 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि संयोजन को एक 180 वोल्ट के विभव स्रोत से जोड़ दिया जाए तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध नंबर सेकंड पॉइंट, संयोजन में प्रवाहित धारा। और नंबर 3, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। इस फॉर्मेट के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन से संबंधित सवाल है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको हल। यहाँ पे लिखना है आपको हल, और देखिए इधर ये फॉर्मेट बनाएंगे आप। दिया है, क्या दिया है, देखो ये 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। तो ये 10 ओम R1 का मान हुआ, ये 20 ओम R2 का मान हुआ, और ये 30 ओम हुआ R3 का मान। और ये 180 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, विभव स्रोत है। इसको पूरे ही संयोजन को 180 वोल्ट की बैटरी से और संयोजित कर दिया है। तो देखिए R1 लिख देंगे आप यहाँ पे। R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 20 ओम और R3 बराबर 30 ओम। आगे दिया है V बराबर 180 वोल्ट।
तो देखिए एक संयोजन की व्यवस्था का चित्र बना सकते हैं आप यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से। ये हो गया आपका 10 ओम का प्रतिरोधक, ये 20 ओम का प्रतिरोधक हो गया, और ये 30 ओम का प्रतिरोधक हो गया, और ये आपकी हो गई 180 वोल्ट की बैटरी। ये कुंजी के लगा दी मैंने इस तरीके से। ये धारा की दिशा बता दीजिए आप। अब आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँचिए। अपने पास फर्स्ट पॉइंट पूछना चाहता है वो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। पहला बिंदु डाल देंगे, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध क्या फॉर्मूला है प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आपके पास तीनों मान लिखे हुए हैं तो वहाँ से लिखिए। बराबर R1 10, R2 के लिए है 20, और ये R3 बराबर कितना है 30। तीनों का टोटल किया 10 और 20 30 और 30 60। प्रतिरोध की इकाई ओम। 60 ओम, ये आपका पहला पॉइंट ज्ञात हो गया। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आया आपका 60 ओम। दूसरी चीज़ आपसे पूछी गई है संयोजन में प्रवाहित धारा कितने मान की और धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो सेकंड पॉइंट डाल दीजिए आप यहाँ पे, संयोजन में प्रवाहित धारा तो उसके लिए फॉर्मेट है I बराबर V अपॉन R। V का मान दिया है आपको कितना 180 बटे R का मान कितना है 60। जीरो ख़त्म हो जाएगी, इससे 36 18 बराबर 3, और धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, ये 3 एम्पियर आ गया धारा का मान। अब तीसरा बिंदु आपसे पूछा गया है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। ये तीसरा पॉइंट डाल दीजिए आप यहाँ पे, सी पॉइंट। सी में 3 भाग होंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर पूछ रहा है। प्रतिरोध 3 है आपके पास, R1 R2 और R3। तो पहले R1 का निकाल दीजिए। R1 बराबर, या ऐसे लिख देंगे आप, R1 के सिरों पर विभवांतर V1 बराबर IR1। I का मान है 3 और R1 है आपके पास कितना 10। 10 या 30 विभवांतर को लिखते हैं वोल्ट से। इसी तरीके से R2 के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर IR2। तो ये हो जाएगा, I तो 3 लिखना ही है, N2 20 दिए 60 वोल्ट। इसी तरीके से R3 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V3 बराबर IR3। तो I है आपके पास 3 इंटू R3 है कितना 30, तो बराबर 30 90 वोल्ट। ये सवाल हुआ आपका। यहाँ अब ये जांच कर सकते हैं आप कि अपना जो सवाल किया है आपने जिस फॉर्मेट से, वो सवाल उस तरीके से सही हुआ है अथवा गलत हुआ है। तो एक छोटा सा सिंपल तरीका है, ये जो वोल्टेज निकाले हैं मैंने R1 के सिरों पर विभवांतर, क्योंकि आपको शर्त पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में विभवांतर का मान तो कई भागों में विभक्त हो जाता है, लेकिन धारा I जो होती है उसका मान क्या होता है, समान होता है। तो ये जो विभवांतर हैं इन तीनों का टोटल कर लीजिए, V1 V2 और V3, इन तीनों का टोटल करेंगे तो आप 30 और 60 90 और 90 180। यदि इन तीनों का टोटल इतना आ जाए कुल वोल्ट के बराबर,
तो आपके द्वारा जो किया गया सवाल है वो 100% क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप और श्रेणी क्रम से संबंधित सवाल कर सकते हैं। आइए बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। संयोजन की दूसरी विधि है, ये तो थी श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरी विधि को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कह सकते हो आप, पार्श्व क्रम संयोजन। और यदि इंग्लिश में पढ़े तो इंग्लिश में कहते हैं इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ठीक उसी पैटर्न का यहाँ से सिंपल क्वेश्चन निकलता है, जैसा कि मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में करके बताया था। क्या निकलता है, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए गणितीय सूत्र की स्थापना करते हुए, तो गणितीय सूत्र की स्थापना करवा लेगा आपसे, या फिर सिद्ध कीजिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। तो देखिएगा समांतर क्रम संयोजन से तात्पर्य क्या है। मान लीजिए मेरे पास 3 प्रतिरोधक हैं, ये इस तरीके से, इसका नाम रख दिया मैंने R1, इसका नाम रख दिया हमने R2 और इसका नाम रख दिया हमने R3। इस तरीके से 3 प्रतिरोधक हैं। अब R1, R2, R3 के ये जो तीनों सिरे हैं ये प्रथम सिरे हैं और ये तीनों तृतीय सिरे हैं। तो मैं इनको यदि ऐसे संयोजित कर दूं इस तरीके से, तो एक बात समझ में आ जानी चाहिए, देखिए तीनों प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर है। मान लीजिए इसको नाम सी दे दीजिए, आप बिंदु सी लिख सकते हैं आप सुविधा के लिए। और ये अंतिम सिरे जो हैं वो एक दूसरे अन्य बिंदु पर हैं इस तरीके से। इसको मान लीजिए बिंदु का नाम डी दे दीजिए। तो ऐसे परिभाषित कीजिएगा इसको कि ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि, ऐसा संयोजन जिसमें 3 प्रतिरोधकों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि तीनों प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु C पर और अंतिम सिरे किसी अन्य बिंदु D पर जुड़ते हैं या मिलते हैं, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। एक बार और, ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के, यहाँ हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1, R2, R3, इसलिए 3 लिख दिया। कितने भी प्रतिरोध हो सकते हैं ये, तो बिल्कुल सिंपल वे में कहेंगे कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे एक अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ते हैं, तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। आइए थोड़ा सर्किट को पूरा कर देता हूं मैं।
ये लग गया इस तरीके से। यहाँ पर ये बैटरी भी है, ये कुंजी के बना दी मैंने, अमीटर ये बना दिया। धारा के प्रवाह की दिशा बताइएगा। यहाँ से जब धारा चलेगी इस तरीके से तो यहाँ आकर के और 3 भागों में धारा विभक्त हो जाएगी। इस वाले में कहेंगे I1, इस वाले में जो धारा प्रवाहित होगी वो I2 और इस वाले में जो धारा प्रवाहित होगी वो I3। ठीक है। अब यदि हम विभवांतर की बात करें तो विभवांतर का मान रहेगा यहाँ पे समान, इसलिए विभवांतर का मापन करने के लिए आपको यंत्र पहले कई बार बताया गया है, क्या होता है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर नामक उपकरण द्वारा हम विद्युत धारा का मापन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा वोल्टमीटर लगा देंगे आप, और आपको पता है वोल्टमीटर की शर्त, वोल्टमीटर को सदैव कौन से क्रम में लगाया जाता है, सदैव ही किसी परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो समांतर क्रम में आप संयोजित कर दीजिए वोल्टमीटर को। इस तरीके से ये इस प्रकार के संयोजन को कहा जाता है समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन या पार्श्व क्रम संयोजन। तो छोटी सी परिभाषा आई निकल करके, और क्या बात बताई है मैंने आपको कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे किसी दूसरे अन्य बिंदु पर प्राप्त होते हैं, तो उसको कौन सा संयोजन बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अच्छा, एक और परिभाषा बना सकते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर हुई। एक और बढ़िया परिभाषा टिकाऊ, देखिएगा यदि श्रेणी क्रम की आपकी कुछ बातें ध्यान हो तो श्रेणी क्रम में एक परिभाषा निकाली गई थी, हूबहू यही मान थे, धारा और विभवांतर का ही अध्ययन था वहाँ भी, लेकिन धारा का मान तो वहाँ क्या था, समान था, और विभवांतर कई भागों में बटा था। माना भी था हमने कि माना कि उत्पन्न विभवांतर क्रम से V1, V2 तथा V3 है। तो यहाँ पर V का मान तो क्या है, यहाँ पर समान है, लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो गई है। बस यही डिफरेंट है, यही अंतर भी है इनमें। तो ऐसे भी कह सकते हो, ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर V का मान तो समान रहता है, लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो जाती है, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर V का मान तो समान हो, लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो, तो ऐसे संयोजन को अपन कौन सा संयोजन कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ओके, आइएगा सूत्र स्थापित करते हैं इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए। पहले वो बातें लिख दीजिए, दोनों शर्तें इसकी हम जानते हैं कि, चलो यहाँ से लिखता हूँ मैं, हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V का मान तो
v का मान तो समान रहता है, लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो जाती है। माना कि ये धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V का मान तो समान रहता है, लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो जाती है। माना कि ये धाराएं क्रम से I1, I2 तथा I3 हैं, तो संपूर्ण परिपथ पर ओम्स लॉ लागू कर दीजिए। लिख देते हैं, संपूर्ण परिपथ पर ओम का नियम लागू करने पर, तो देखिएगा R1 में प्रवाहित धारा I1, R1 में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, देखिएगा I1, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I1। तो R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि I बराबर V अपॉन R होता है ओम्स के नियम अनुसार। I1 बराबर V अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। इसी तरीके से R2 में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है R2 में, I2, धारा I2 बराबर V अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 3। तीनों प्रतिरोधों में धाराओं का मान अलग अलग है, आप देख रहे हैं। R1 में I1 प्रवाहित हो रही है, R2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है और R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। आपने तीनों के लिए I1, ये I1 है यहाँ पे, ये I2 और ये I3, तीनों के मान ज्ञात किए ओम के नियम से। I1 के लिए V अपॉन R1, R2 के लिए I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। आइए एक और बात कर लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे इसको। माना कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, माना कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, उत्पन्न विभवांतर V है, तो प्रवाहित धारा I बराबर V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण बन गए 4। माना कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। इसके सिरों पर
उत्पन्न विभवांतर V है, तो प्रवाहित धारा I के लिए जो फॉर्मेट बनेगा I बराबर V/R, इक्वेशन नंबर 4। एक और, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 5। आगे बढ़ा दीजिए। अब बिल्कुल सिंपल है आपका काम। समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित करने पर देखिए क्या फॉर्मेट बनेगा, क्या फॉर्म प्राप्त होगी अब आपके लिए। समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को समीकरण नंबर 5 में ट्रांसफर करना है। ये समीकरण नंबर 5 है आपका। समीकरण नंबर 5 में फर्स्ट एट ऑल मान चाहिए I का। तो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 में से किसी भी एक समीकरण में I का स्पेशल मान निर्दिष्ट है। देखिए समीकरण नंबर 4 पे आइएगा। I बराबर V/R, स्पेशली I का मान है वो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ I का मान V/R बराबर फिर चाहिएगा I1 का मान। I1 का मान है समीकरण नंबर 1 में। देखिए समीकरण नंबर 1 V/R1 प्लस I2 का मान देखिए समीकरण नंबर 2 में V/R2 प्लस I3 का मान है समीकरण नंबर 3 के अंदर I3 बराबर V/R3। आइएगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं इसको आगे। यहां से देखो ये V कॉमन कर लीजिए आप इसको, तो V कॉमन निकालने पर आपके पास बचता है क्या, या ऐसे कर दो V/R बराबर, इसमें से V कॉमन लेके क्या बच रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, या फिर इसको यहीं से ही थोड़ा यहां से मिटा रहा हूं मैं इस तरीके से। या यहीं पे लिख दीजिएगा आप इसको ऐसे, या भी कॉमन लेने पर दोनों ही पक्षों में कॉमन ले लो, यहां से भी यहां से भी। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हुआ इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए गणितीय सूत्र। पर यहां ध्यान रखेंगे आप, प्रतिरोधक स्पष्ट हैं आपके पास R1, R2 और R3। यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों तो क्या सूत्र होना चाहिए, तो फिर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। ये n तारों के लिए सूत्र हुआ समांतर क्रम से। तो एक बार पुनः सुन लेंगे आप, समझ में आ गई होगी आपकी में कि गणितीय सूत्र की स्थापना हमें तुल्य प्रतिरोध के लिए किस प्रकार से करनी है।
तो आइए एक बार और पुनः रिपीट करते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, ये दो विधियां हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। इसका एक प्रश्न बनाया था हमने अभी, और क्या पढ़ रहे थे कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए गणितीय सूत्र की स्थापना कीजिए। तो परिभाषा बनाई थी पहले अपन ने छोटी सी, कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे किसी दूसरे अन्य बिंदु पर जुड़ते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहा जाता है। अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा संयोजन जिसमें विभवांतर V का मान तो समान रहता है लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो जाती है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। हेडिंग डाल देंगे वहाँ, जैसे मैंने डाला था थोड़ी देर पहले, तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना। ये दोनों आवश्यक शर्तें हैं इसकी, इन दोनों बातों को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर V का मान तो समान रहता है लेकिन धारा I कई भागों में विभक्त हो जाती है। माना कि ये धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं, तो संपूर्ण परिपथ पर ओम का नियम लागू करने पर R1 में प्रवाहित धारा, देखिएगा R1 में I1 बराबर V/R2, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से R2 में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा प्रवाहित है, I2 बराबर फॉर्मेट हुआ V/R2, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से R3 में प्रवाहित धारा, कौन सी धारा प्रवाहित है R3 में, I3, तो I3 बराबर V/R3, इक्वेशन नंबर 3। मान लीजिए संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है और उत्पन्न विभवांतर V है, तो फिर प्रवाहित धारा क्या होनी चाहिए, I बराबर V/R, इक्वेशन नंबर 4। कुल धारा बराबर या कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 5। अब समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 को समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित करने पर V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, या फिर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि n तार या n प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Rn। इस तरीके से अपन यहाँ से तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। इससे 2-3 निष्कर्ष और प्राप्त होते हैं। देखिए क्या है, लिखता हूँ मैं अभी, आप साथ साथ लिख सकते हैं, मेरे नोट्स भी बना सकते हैं। देखो यहां से देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में ये तुल्य प्रतिरोध है 1/R और तुल्य प्रतिरोध होता है R। तो ये R का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। ये सारे व्युत्क्रम में लिखे हुए हैं, तो ये बात लिख सकते हैं। जैसा कि आपको ध्यान उस श्रेणी क्रम में लिखी थी हमने, क्या कि इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान व्यष्टिगत प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। यहाँ थोड़ा डिफरेंट करके लिखेंगे, है तो ये तुल्य प्रतिरोध का ही मान, लेकिन ये व्यष्टिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान व्यष्टिगत
प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर होता है। कुल योग के बराबर होता है। दूसरी बात निकाल सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं आप, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। तो ये इससे संबंधित निष्कर्ष हुए। इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान व्यष्टिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर होता है। सेकंड पॉइंट यहाँ से ये है, समांतर क्रम संयोजन से न्यूनतम या अल्पतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इस फॉर्मेट के सवाल मिलेंगे आपको, अंकित क्वेश्चन करने को मिलेंगे। जैसे दे दिया 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किए जा सकें। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए आपको पता है व्यवस्था, सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है युक्तियों को या साधित्रों को, और अल्पतम या न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए सदैव ही युक्तियों को अपन पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। अभी एक न्यू टॉपिक निकालेंगे इन दोनों से। आपने दोनों संयोजनों के बारे में जानकारी प्राप्त की, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए डिफरेंट बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में अंतर करवाए आपसे, तुलनात्मक अंतर करवाए, तो देखिए बिल्कुल सामान्य तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। तो निम्न अंतर है इन दोनों में, इधर लिख देंगे आप श्रेणी क्रम संयोजन, यहां लिख लो आप समांतर क्रम संयोजन। देखो नंबर फर्स्ट, श्रेणी क्रम संयोजन में व्यवस्था क्या थी? ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोधक का द्वितीय सिरा द्वितीय प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोधक का द्वितीय सिरा तृतीय प्रतिरोधक के प्रथम सिरे से संयोजित होता है? प्रथम प्रतिरोधक का द्वितीय सिरा द्वितीय के प्रथम से, और इसमें प्रथम सिरे
ओनली एक बिंदु पर संयोजित हुए थे इस तरीके से, एक बिंदु पर, और अंतिम सिरे भी इसी तरीके से एक बिंदु पर संयोजित हुए थे। तो ये तो इनमें संरचनात्मक डिफरेंट हो गया। इसमें प्रथम का द्वितीय, द्वितीय के प्रथम से, द्वितीय का द्वितीय, तृतीय के प्रथम से, और उसमें सभी प्रतिरोधकों के प्रथम सिरे एक बिंदु पर और अंतिम सिरे किसी एक अन्य बिंदु पर प्राप्त होते हैं। सेकंड डिफरेंट देखिए क्या निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में I का मान कैसा रहता है? समान, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग। ये तीसरा डिफरेंट हुआ। यहां पे I का मान समान है, यहां पे I कई भागों में विभक्त, बोलो है कि नहीं? और यहां पे यदि ये तीसरा डिफरेंट करेंगे तो यहां V का मान अलग है, यहां V का मान क्या है? समान है। ठीक है, और देखिए इसके तुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त किया था आपने, क्या? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र ज्ञात किया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो था कि नहीं? डिफरेंट नंबर 5, श्रेणी क्रम संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। अधिकतम, जैसे मान लीजिएगा 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम, ये तीन प्रतिरोधक हैं आपके पास, R1, ये R2, ये R3। तो इनसे यदि इससे प्राप्त करें तुल्य प्रतिरोध तो इससे तो ये बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 4 प्लस 4 बराबर 12 ओम आया, तो जो कि सबसे अधिक प्रतिरोध है इन तीनों में। और यदि इस तरीके से करते तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/4, लेकिन ये व्युत्क्रम है या 4/3 ओम, 4/3 ओम। तो देखो सबसे कम प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ? तो इससे अल्पतम यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है, और इससे कैसा प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं? अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। अगला एक आध और डिफरेंट देख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान व्यष्टिगत प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान व्यष्टिगत प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर होता है, व्युत्क्रम के कुल योग के बराबर। तो ये हुए इन दोनों में डिफरेंट। एक और समझने लायक बात, यहीं से एक बिंदु और बात कराएंगे, उसके बाद अंक के क्वेश्चन देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का। घरों में एक प्रश्न पूछता है, घरों में जो साधित्र होते हैं उनका संयोजन कौन से क्रम में बेटर रहता है? श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में? आपको व्यवस्था दोनों की पता है। यदि सीरीज में कॉम्बिट होंगी युक्तियां तो इस तरीके से होंगी, इस तरीके से, और यदि समांतर में होंगी तो इस तरीके से होंगी। इस तरीके से। I1, I2 एंड I3। तो इसका ऐसे पूछता है, घरों में वैद्युतीय साधित्रों का संयोजन किस क्रम में किया जाता है? तो मैं बिल्कुल सिंपल ही बता रहा हूं पहले आपको। आपका जवाब है, घरों में वैद्युतीय साधित्रों का संयोजन सदैव समांतर क्रम में किया जाता है, पार्श्व क्रम में किया जाता है। एक बार उत्तर प्रश्न नहीं देगा, एक बार आया था क्वेश्चन, मैंने पढ़ा था बोर्ड पेपर में, घरों में वैद्युतीय साधित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम की बजाय समांतर क्रम में किया जाता है, क्यों? या फिर यूँ पूछ ले, घरों में वैद्युतीय उपकरणों का संयोजन किस व्यवस्था से करते हैं, इस व्यवस्था का क्या लाभ है, बेनिफिट क्या है इसका? तो देखिए एक बात सही समझ में आ जाएगी, ये छोटी सी क्लियर बात है।
आपको पता है इस संयोजन में I का मान क्या है, समान, और इस संयोजन में I का मान क्या है, अलग अलग। यहां V का मान क्या है, अलग इसमें, और यहां V क्या है, समान है। यानी कि वोल्टता सारी युक्तियों को समान मिलेगी इसमें, और इसमें वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ धारा क्या है, समान है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ प्रतिरोध क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए I का मान तो समान रह जाता है और विभवांतर कई भागों में विभक्त हो जाता है। अब मान लीजिए कोई भी युक्ति है और हमने इसमें करंट ऐसे फ्लो किया, और मान के चलो ये प्रथम युक्ति ही आपकी खराबी में आ गई, तो इसकी खराबी का प्रभाव, यानी कि ये करंट अब आगे पहुंच पाएगा क्या, नहीं पहुंच पाएगा। तो ये युक्ति जब खराब हो गई तो इसकी खराबी का प्रभाव ये भी खत्म होगी, इसकी खराबी का प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, यानी कि एक के खराब होने पर आगे का पूरा सर्किल खत्म है। लेकिन यदि इसमें करें ऐसे काम, यहाँ तो आपको पता है यहाँ तक जब धारा आई तो यहाँ से 3 रास्ते बने धारा के ऐसे, और मान के चलो दिक्कत आई अपन को इस युक्ति में या इस प्रतिरोध में प्रॉब्लम पैदा हुआ, तो यही प्रतिरोध बाधित होगा इस प्रॉब्लम से, ना कि ये बाधित होंगे। इन दोनों में धारा सप्लाई चलती रहेगी, क्योंकि इसमें धारा कौन सी जा रही है, I2, और इसमें धारा कौन सी जा रही है, I3। इसलिए इसमें एक युक्ति की खराबी का प्रभाव अन्य युक्तियों पर नहीं पड़ता है। इसलिए घरों में वैद्युतीय साधित्रों का संयोजन कौन से क्रम में किया जाता है, सदैव समांतर क्रम में। रीजन दे सकते हैं आप, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में धारा कई भागों में विभक्त हो जाती है और विभवांतर का मान समान होता है। यदि एक युक्ति खराब हो भी जाती है तो उसकी खराबी का प्रभाव अन्य युक्तियों पर नहीं पड़ता है, इसलिए इस व्यवस्था का चयन किया जाता है। आइए इससे संबंधित अब एक अंक के क्वेश्चन देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाँच ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधक तीन प्रतिरोधक चालीस वोल्ट के विभव स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधक 40 वोल्ट के विभव स्रोत से और पार्श्व क्रम में संयोजित है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध नंबर 2, संयोजन में प्रवाहित
प्रवाहित कुल धारा और पॉइंट 3 प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। पहले भी बता चुका हूं मैं, सॉल्यूशन करते टाइम हल रखें। यहां पे एक सर्किट बना लीजिए, इसको 3 तार हैं, ये R1, ये R2, ये R3। पता है आपको प्रथम से एक बिंदु पर मिलने हैं इनके। तो देखो R1 दिया है आपको 5 ओम, कितना है 5 ओम। R2 दिया है आपको 10 ओम और R3 दिया है आपको 15 ओम। ये विभव स्रोत है 40 वोल्ट का। यहां पे है निश्चित I1, यहां पे है I2 और यहां पे है I3। ठीक है, इस तरीके से। अब पहली जो चीज है आपकी, वो पूछना चाहता है आपसे संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। आपने अभी सूत्र बनाया था, इससे पहले पॉइंट डाल दो इसमें। पहला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रखिएगा मान इसमें। 1/R1 कितना है 5 ओम प्लस 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम 30, 5 छंगे 30, 10 तिये 30, 15 दूने 30, 5 छंगे 30, 6 एकम 6 प्लस 10 तिये 30, 3 एकम 3, 15 दूने 30, 2 एकम 2, 6 और 3 9 और 2 11 बराबर, यहाँ लिख देता हूँ मैं बराबर करके। चलो इधर लिख लेते हैं, बराबर 11/30। पर आपको पता है ये किसका मान है, 1/R का, और हमें काई का चाहिए R का। तो व्युत्क्रम करो, या 30/11 ओम। ये तो आ गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। यहां लिख देता हूं और साफ, तुल्य प्रतिरोध 30/11 ओम। दूसरा फॉर्मेट है आपके पास, क्या दूसरी चीज में पूछना चाहता है आपसे संयोजन में प्रवाहित कुल धारा का मान। तो कुल धारा या प्रवाहित धारा I बराबर V/R से, तो V/R, V का मान है 40,
बटे आर का मान है कितना ज्ञात किया है आपने 30/11, 30/11 या 40/30, 11 को ऊपर ले जाते हैं इस तरीके से, ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगी, 11 चौके 44/3 एम्पियर, या आगे काट के लिख सकते हो 3 एकम 3, 1 बच गए 14 हो गए, 3 चौके 12, 2 बच गए, पॉइंट लगा दो, 20 तिछिंग 18, बस यही आएगा 14.66 एम्पियर। ये कुल धारा आई आपकी। अब आइए अभी तीसरी चीज और याद करनी है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, क्योंकि आपको पता है समांतर क्रम संयोजन में धारा कई भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। धारा का मान कई भागों में विभक्त हो जाता है। तो देखिए कई भागों में विभक्त हो जाता है तो धारा का मान भी अलग अलग ज्ञात कर लीजिए आप इस तरीके से। पॉइंट सी, R1 में प्रवाहित धारा I1 बराबर V/R1, V का मान है कितना आपके पास 40, पता है समान रहता है समांतर क्रम में मान विभवांतर का। R1 है आपके पास 5, 8 40 बराबर 8, धारा की इकाई एम्पियर, 8 एम्पियर। R1 में जो I1 धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा कितना, 8 एम्पियर। I2 ज्ञात करो ऐसे ही, R2 में I2 होगी, सूत्र वही होगा V1/R2, V का 40 और R2 का लिखेंगे आप कितना 10, बराबर कितना आया 4 एम्पियर। और इसी तरीके से I3 बराबर V/R3, तो V है 40 बटे R3 है कितना आपके पास 15। चलो 5 से कर देते हैं इनको हल्के, 5 3 के 15 और 5 8 के 40, 3 से 8 काटिएगा, 3 दूने 6, बच गए कितने 2, पॉइंट लगा दो, कितने बच गए 2, 2 का मतलब 20 तिछिंग 18, फिर 2 ही बचेंगे तिछिंग 18, 2.66 एम्पियर आंसर। यदि अपने आंसर की जांच करनी है आपको तो देखिए मैंने ये यहाँ पे जो निकाला था मान, ये कुल धारा का मान ज्ञात किया था। कौन सी धारा का मान किया था बेटा, कुल धारा निकाली थी। और यहाँ पे अपन ने ये क्या कर दिया, इसको धारा को कई भागों में डिवाइड कर दिया, I1 I2 I3। अब यदि I1 8 प्लस I2 4 प्लस I3 2.66, इन तीनों का टोटल कितना आए, इतना आए, तो आपका सवाल है क्या बिल्कुल करंट सही है, अदरवाइज आपका सवाल क्या है, गलत है। तो देखिएगा 8 और 4 12 और 2 14.66 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिएगा 14.66 एम्पियर आ गया तीनों का टोटल। वहाँ श्रेणी क्रम में भी बताया था मैंने आपको, श्रेणी क्रम संयोजन में V1 V2 V3 तीनों का टोटल कुल विभवांतर के बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ I1 I2 I3 बराबर I होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन इनसे संबंधित सवाल करते हैं।